नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्पिरेंट में। आज हम लोग परिंदे कहानी को पढ़ने वाले हैं। यह कहानी है निर्मल वर्मा जी की। यह कहानी किसकी है? निर्मल वर्मा की कहानी है। अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडौल कटी फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की सी बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? यहाँ देखिए, 7 नंबर कमरा में लड़कियों की बातचीत और हंसी के आवाज़ आ रहे हैं। ठीक है। लतिका चुप खड़ी है। कमरे में कुछ देर तक घुसुर पुसुर होती, फिर दरवाजे की चिटकिनी में के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे की देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिरकी का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था। देखिए, यहाँ पे एक पात्र सुधा है, एक लतिका है। हम लोग पात्रों को भी याद रखते चलेंगे। तो यह कमरा किसका था? सुधा का। इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता था। ठीक है, आगे देखते हैं। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? लतिका बोल रही है कि तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में नहीं, लतिका जब बोलती है तो लड़की लोग बोल रही है, कितनी बार कहा मैडम लड़की, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। एक पात्र है करीमुद्दीन, जो कि क्या है? हॉस्टल का नौकर है। ठीक है। उसके आलस और काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे वह उन्हें पहली बार देखी थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉग में क्या कर रही हो? देखिए, एक पात्र है यहाँ पे, जूली। जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीची कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर फैलकर सिमट गया, अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए। हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो गया। जूली सकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद भी नहीं होता है। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर, और सुधा पूरी बात ना कहने पर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगती है। ठीक है। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठ जाइए। एक यहाँ पे पात्र आया है, कौन? हेमंती। लतिका को तो यहाँ पे देखिए, प्रोग्राम किसका है? हेमंती का। लतिका को उलझन मालूम हुई। इस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए खास अरसा हो आया है, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देहरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा क्या? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है,
आई लव द स्नोफॉल, लतिका बोल रही है। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, यानी कि लतिका हर साल यही बात बोल रही है और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उन्हें संदेह की दृष्टि से देख रही है, मानो उन्होंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादलों का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो लेगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटक दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है, अपने ब्लॉग में जाने से पहले मुझसे मिल लेना। गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। अब लतिका वहाँ से निकल गई। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियाँ ना उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगे हुए चीर के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल के शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसे उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है, जिसकी गांठें धीरे धीरे खुलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जाग गई। शॉल को कंधों पर समेटा और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर ह्यूबर्ट के संग एक अंग्रेजी धुन गुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। नया पात्र आया है, देखिए, डॉक्टर मुखर्जी और मिस्टर ह्यूबर्ट। सीढ़ियों पर अंधेरा था। यहाँ देखिए एक अंग्रेजी सॉन्ग गुनगुना रहे थे। कौन? तो डॉक्टर मुखर्जी। सीढ़ियों पर अंधेरा था और ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दी। गुड नाइट, गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उनकी सांसें तेज हो रही थी और वह दीवार से लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने होठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? मिस ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधों से झुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। तो यहाँ पे मिस लतिका मिस्टर ह्यूबर्ट और मुखर्जी के बीच में जो है वो वार्तालाप हो रहा है। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट शोपा और चाइकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर क्रीम कॉफ़ी पी जाएगी। यहाँ पे याद रखिएगा, मिस्टर ह्यूबर्ट क्या बजाते हैं? शोपा और चाइकोवस्की। और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें इस बार मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। लतिका, चलिए यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे वर्मी थे। जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी सी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आँखों से स्पष्ट था। वर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। तो डॉक्टर मुखर्जी जो थे वो कौन थे? वर्मी थे। और वर्मा पर जब जापानियों का आक्रमण हुआ उसके बाद यहाँ पे वे आए थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी भी पढ़ाया करते थे। यहाँ पे याद रखिए क्या पढ़ाते थे? तो
कॉन्वेंट स्कूल में वे क्या पढ़ाते थे? हाइजीन फिजियोलॉजी, ठीक है। रहने को था। कुछ लोगों का कहना था कि वर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं किया करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा वर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती है। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता है कि डॉक्टर नहीं चाहते कोई अतीत के संबंध में उनसे पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए हंस पड़ते, एक सूखी बूझी हुई हंसी। होम सिकनेस ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियां डाल दी गई और भीतर कमरे में पर्कोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्पिरिट लैंप जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियां ले आई। मेज़ के दोनों सिरों पर टिका कर उन्हें जला दिया गया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी नीरवता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीर के वृक्षों की साएं दूर दूर तक फैली। पहाड़ियों और घाटियों में सीटियों की गुंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड के स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह ज़रूरी है कि लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आँख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेल रही थी। क्या कर रही थी? कॉफ़ी उड़ेल रही थी। हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते हैं, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। तो यहाँ पे देखिए स्कूल में कौन से 2 प्रोग्राम होते हैं, तो एक तो चैपल में स्पेशल सर्विस होती है और दूसरा है उसके बाद पिकनिक होती है। ठीक, लतिका को पहला साल याद आया। लतिका को क्या याद आया? पहला साल याद आया कि जब वो डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब आई थी। डॉक्टर जो है वो बार में बैठे हुए थे। बार रूम कुमाऊं रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए। मिस लतिका, यह मेजर गिरीश नेगी है। यहाँ एक नया पात्र आया है, मेजर गिरीश नेगी। बिलियर्ड रूम से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था। वह किसी किताब के बीच उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर, वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया और कॉफ़ी की कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने उन्हें नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर एक उनिंदापन घिर आया था। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी। छत से भी ऊंची काठ गोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस डाक लेकर जा रही थी। बस की हेडलाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छायाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल छुट्टियों में नहीं रहोगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी क्षण पियानो पर शोपा का
नोक्टर्न ह्यूवर्ट की उंगलियों से के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में घुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्नील उर्मियाँ भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर किनारों तक फैली जा रही हो। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदों के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान नीरवता से पड़े उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर ऊँघने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिंगार अंधेरे में चुपचाप चल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही थी क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल की प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज़ में चीखना, सब उसे ओल्ड मैन कहकर पुकारते थे। ठीक है, यहाँ प्रिंसिपल को सब क्या बोलते थे? ओल्ड मैन। कुछ वर्षों के बाद वह भी हूबहू ऐसी ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुर्री सी दौड़ गई, मानो अनजाने में उसने किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूवर्ट का प्रेम पत्र मिला था, भावुक याचना से भरा हुआ पत्र जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूवर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई थी, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वह दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूवर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती तो उसकी गलतफहमी को दूर करने में देर ना लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है। अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूवर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूवर्ट ही क्यों, वह क्या किसी को चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया सी उस पर मंडराती रहती है, ना स्वयं मिटती है, ना उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल हो गई। वह झटके से उठ खड़ी हुई। डॉक्टर माफ़ करना, मुझे बहुत थकान सी लग रही है। यहाँ देखिए, उस कमरे में लतिका जो है वो अपने मन में ही बहुत सारी बातें सोच रही है, और फिर उसे जो है वो बेचैनी सी होने लगती है और उसके टांगे फिर निर्जीव जैसा लगने लगता है, तो वह वहाँ से निकलना चाहती है। ठीक है, कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियाँ बुझने लगी थी। डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कश लिया। सब लड़कियाँ एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। यहाँ देखिए, ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, किसने कहा है? सब लड़कियाँ एक जैसी होती है, सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल, डॉक्टर मुखर्जी ने कहा। ह्यूवर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रहती है। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ अरसे से अजीब सा लगता है। ह्यूवर्ट के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी हो। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से एक सेकंड डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। जिस कोमल अनुभूति को वह इतने समय से संजोता आया है, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठहाके में उपहासास्पद जो है वो कर देता है। ठीक है, क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूवर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूवर्ट दम डोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगले से सट कर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में
चीर के पैरों की छायाएं लॉन पर गिर रही थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हजारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ, यहाँ कौन मुझे जानता है, यही शायद मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना काफ़ी खौफनाक होती है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगता है। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था। अपने संबंध में वह अक्सर चुप रहते थे। कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजनबी किस्म की बेफिक्री पैदा कर देती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे जिंदगी से बहुत उम्मीद लगाते हैं। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हैं? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछता है। डॉक्टर कुछ देर तक चुप सिगार पीता रहा। फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तो आज हम लोग यहीं तक कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है वो काफ़ी लंबा कहानी है, तो इसे हम लोग 2 दिन में कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। धन्यवाद।